जिंदगी में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश दोबारा फतेह करने के लिए अखिलेश यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर में 3 चुनावी सभा और शामली के साथ बागपत में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी तारीखों को करीब देख अखिलेश ताबड़तोड़ चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। अखिलेश अपने भाषण पर मायावती और बीजेपी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं और सूबे में एक बार फिर समाजवादी सरकार बनाने की अपील आम जनता से कर रहे हैं। तो यूपी में अपने चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश ने बीते दिन बुधवार को हापुड़ के मसौरी में रैली की और निशाने पर एक बार फिर रही केंद्र की मोदी सरकार। नोटबंदी को लेकर अखिलेश ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि मोदी सरकार अपने एक भी वादे पर खरी नहीं उतरी है। मसूरी की चुनावी रैली में अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की जनता से बड़े बड़े वादे किए, अच्छे दिन लाने का भरोसा दिलाया, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि अच्छे दिन का इंतजार कर रही जनता पर नोटबंदी की मार पड़ी। बड़ा काम इन्होंने करके दिखा दिया कि 500,000 बंद कर दिए। कितने लोगों को तकलीफ हुई, परेशानी हुई, लोग लाइन में लगे रहे, लोगों की जान चली गई लाइन में लगे लगे। काला धन कितना वापस आया है, ये हमारे गरीब मजदूर नौजवान ये जानते ही नहीं काला क्या है। यूपी में अखिलेश यादव के ऊपर सपा को दोबारा सत्ता में लाने की जिम्मेदारी है। पार्टी का अध्यक्ष पद संभालने के बाद से अखिलेश लगातार प्रचार में जुटे हैं। शिवपाल सिंह यादव के बगावती तेवर के बाद अब उन पर दबाव और भी बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और आइए इस पूरी चुनावी कवायद जो कि मुख्यमंत्री कर रहे हैं उस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी विक्रम मिश्रा जुड़ रहे हैं। विक्रम, आज क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का और पूरे उनके कैंपेन को देखें तो क्या मुख्य बातें उसमें देखने को मिल रही हैं? तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं और आज मुजफ्फरनगर में 3 चुनावी जनसभा उन्हें करना है और इसके अलावा बागपत में भी एक जनसभा वो करेंगे और हर जगह सबसे ज्यादा केंद्र सरकार की नीतियों पर उन्होंने निशाना साधा है। नोटबंदी को लेकर कहा कि आपको लाइन में लगाया गया और न जाने कितने लोगों की जान गई है। केंद्र सरकार की नीतियां ही मुख्यतः उनके निशाने पर रही हैं। विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, आज क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम का और उनके कैंपेन में क्या खास बात देखने को मिल रही है इस बार? देखिए, 3 तारीख को अभिलाषा आगरा में अखिलेश यादव की रैली होनी है और रैली से पहले एक बहुत बड़ी पेंच जो है वो सीटों के बंटवारे को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर के पेंच फंसा हुआ है। उस गतिरोध को सुलझाने की आज पूरी कोशिश की जाएगी। दूसरी बात अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव का जो संभल में कल का कैंपेन रहा हुआ था उसमें जिस तरीके से वो केंद्र सरकार पर हमलावर हुए, इसके अलावा उन्होंने अपनी ही पुलिस यानी पिछले 5 सालों से जिस पुलिस के साथ वो कार्य कर रहे थे और जिसके भरोसे पे बैठे हुए थे पर ये कह रहे थे कि यूपी की जनता को डायल 100 और 1090 जैसी तमाम सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं, उस पे ही वो हमलावर हुए। उस पे ही उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अगर फिर से उनकी सरकार बनी तो जो रिश्वत ली गई है वो रिश्वत पुलिस लौटाएगी। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेकर के वो जनता के बीच में अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन अपने ही कार्य प्रणाली पर वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जिस तरीके से लखनऊ के भीतर रायबरेली, अमेठी, इन तमाम जगहों पर जो सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन के बीच की जो बात फंसी हुई है, चाहे वो कांग्रेस वो सीट नहीं छोड़ना चाह रही है, समाजवादी पार्टी, अगर लखनऊ मध्य की बात की जाए तो यहाँ से रविदास मेहरोत्रा का टिकट जो है उन्होंने दिया, समाजवादी पार्टी ने दिया, वो नॉमिनेशन भी करते हैं। तो इन सभी मसलों को लेकर के आज रायशुमारी होगी। आज का डेडलाइन जो है अखिलेश यादव का वो यही है कि आगरा की जो 3 तारीख को प्रस्तावित रैली है उससे सारी की सारी कोशिश बेहतर कर ली जाए और इससे पहले सीटों का जो बंटवारा है उसको लेके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भीतर सारी चीजों को सुनिश्चित कर लिया जाए कि कौन सा प्रत्याशी कौन सी जगह से चुनाव लड़ेगा। अभिलाषा जी, यानी कि सीटों के बंटवारे पर अभी एक रणनीति अभी भी बनानी पड़ रही है मुख्यमंत्री को। दूसरी तरफ अगर हम कैंपेन को देखें विक्रम, कैसे देखें? मुजफ्फरनगर में आज 3 जनसभाएं हैं और मुख्यतः क्या बातें लेकर आ रहे हैं अपने कैंपेन में मुख्यमंत्री जिसके बल पर वोट मांग रहे हैं आम जनता से?
देखिए, मुजफ्फरनगर के बारे में अभिलाषा जग जाहिर है कि मुजफ्फरनगर दंगों से जो वेस्ट यूपी का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है, मुजफ्फरनगर दंगा जब हुआ था तो उसके बाद सबसे ज्यादा किरकिरी जो है वो अखिलेश सरकार की हुई थी और मायावती भी अपनी पूरी की पूरी रणनीति में इस पूरे मसले को सुलझा के रखी हुई है कि अगर जो भी कैंपेन होगा वो मुजफ्फरनगर, दादरी, बिसाड़ा के इर्द गिर्द ही वो अपनी रणनीति को तय कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर जो कैंपेन की कंडीशन है, अखिलेश यादव आगे जब जाएंगे तो अखिलेश यादव की यही कवायद होगी कि किस तरीके से बेहतर उन्होंने काम किया है, दंगे किस तरीके से हुए, उसको लेकर के अपनी सफाई पेश करेंगे और कोशिश यही होगी कि पूरी की पूरी रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और जिसके साथ में मायावती और बसपा की हुकूमत जो रही हुई है, जिसके साथ में भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल जो चल रही है, वो उन सभी पे हमलावर रहेंगे। संगीत सोम और तमाम वो लोग जो मुजफ्फरनगर में एक तरीके से वहां पर जाकर के भड़काऊ भाषण देने का दिए हुए थे, उन सभी को लेकर के भी कहीं ना कहीं ये रणनीति और अखिलेश यादव अपने पूरे मैनिफेस्टो में, पूरे के पूरे अभियान में इन सभी मसलों को जनता के सामने परोस के जरूर रखेंगे। अभिलाषा, बिल्कुल विक्रम, बने रहिएगा हमारे साथ। इधर मुलायम सिंह यादव का मूड एक बार फिर बदला हुआ नजर आ रहा है। मुलायम ने ऐलान किया है कि अखिलेश यादव के साथ उनका आशीर्वाद है और वो 9 फरवरी से यूपी में चुनाव प्रचार भी करेंगे। मुलायम का यह बयान इसलिए भी सुर्खियों में आ गया क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मुलायम ने कहा था कि वो कांग्रेस के साथ सपा के गठबंधन से खुश नहीं है और पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे। ये बयान देते वक्त मुलायम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, कैसे देखें मुलायम सिंह यादव के इस बदले हुए बयान को? कैंपेन में उतर जाएंगे पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ? मुलायम सिंह का जो हालिया बयान आया हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो गठबंधन के लोग हैं उनको राहत तो जरूर मिली है और सबसे बड़ी राहत मिली है कांग्रेस को। और इसमें सबसे बड़ा हाथ ये माना जा रहा है कि प्रमोद तिवारी जब मुलायम सिंह यादव कल संसद में बजट सत्र के दौरान तो उन्होंने साफ तौर पर यह कोशिश की थी कि बजट पेश होने से पहले प्रमोद तिवारी उनसे बातचीत की और बातचीत के बाद से मुलायम सिंह यादव का यह बड़ा बयान आया कि वो गठबंधन को लेकर के चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अखिलेश यादव ज्यादा राहत में कांग्रेस जो है वो इस मसले को लेकर के पहुंच गई है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत की बात यह है कि अभी तक शिवपाल सिंह यादव जिस मसले को लेकर के मुलायम सिंह यादव की हर बात को मानते रहे हैं, अब कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव के लिए दिक्कत का विषय जरूर होगा क्योंकि अब मुलायम सिंह यादव जो है वो गठबंधन का अगर प्रचार करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी हार के तौर पर देखा जाएगा। जी इसके साथ बिल्कुल। अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव का जो ढुलमुल रवैया रहा है कि वो हर बार सवेरे कुछ कहते हैं, शाम में अपनी बातों को पलट जाते हैं और कुछ नई बातें बताते हैं, तो इन तमाम मसलों को लेकर के निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बातें। बिल्कुल विक्रम, दूसरी तरफ ये भी जानना चाहेंगे विक्रम, शिवपाल यादव ने जो रुख अख्तियार किया हुआ इस वक्त पूरी तरह से एक अपना पैरेलल पार्टी बनाने की कवायद उन्होंने शुरू कर दी है। ऐसे में मुलायम सिंह यादव अगर अखिलेश यादव के साथ उतरते हैं कैंपेन करने के लिए तो क्या ये माने कि फिर पूरी तरह से पार्टी के साथ हो जाएंगे और शिवपाल यादव अलग हो जाएंगे? अभिलाषा, ये कह पाना मुश्किल होगा कि कौन अलग हो रहा है, कौन पार्टी के साथ जुड़ रहा है और कौन से लोग आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह यादव जिस तरीके से जिस रुख के नेता माने जाते थे कि उनका जो इरादा होता था वो लोहे जैसा होता था, चट्टान जैसा होता था, लेकिन मुलायम सिंह यादव इधर बीच में न जाने क्या हो गया है कि वो सवेरे कुछ कहते हैं, शाम में कुछ कहते हैं और अपनी ही बातों को दूसरे तरीके से पलट के पेश कर देते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आने वाले वक्त पे ही, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें आने वाला वक्त ही तय करेगा कि मुलायम सिंह यादव कैंपेन में उतरेंगे कि नहीं। लेकिन कांग्रेस के लिए यह बयान बहुत ही बड़ा राहत भरा उनके लिए आया हुआ है कि मुलायम सिंह यादव ने यह कहा है कि गठबंधन अगर हुआ है तो चुनाव प्रचार मैं जरूर करूंगा समाजवादी पार्टी के लिए। और यही मुलायम सिंह यादव जिन्होंने यह कहा था कि 105 सीटों पर जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अगर उनको सिंबल मिलता है तो सिंबल से चुनाव लड़े, अगर सिंबल नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो जिसको लेकर के मुलायम सिंह यादव ने बयानबाजी की हुई है। ये इसलिए कहना मुश्किल है कि मुलायम सिंह यादव आगे क्या स्टेप उठाएंगे। ये सबसे बड़ी बात होगी कि आने वाला वक्त क्या होता है, किस तरीके से मुलायम सिंह यादव तय करते हैं और क्या उनका मकसद रहता है, ये आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। अभिलाषा जी बिल्कुल, शुक्रिया विक्रम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बने रहिएगा, कुछ और खबरों पे लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। तो देश में 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बच चुका है, राजनीतिक पार्टियां मैदान में मोर्चा संभाल चुकी हैं, युवाओं की फौज उतर चुकी है, लेकिन वो चेहरे जो कभी जनता के चहेते हुआ करते थे अब वो राजनीतिक महाभारत में नहीं दिख रहे हैं। वो चेहरे जिनके बल पर चुनाव जीते गए अब वो दरकिनार हो गए हैं। बीजेपी के 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर अब पार्टी के लिए सिर्फ नाम रह गए हैं। ना तो वो चेहरा है, ना ही प्रचारक,
यूपी की राजनीति में जाने माने चेहरे मुलायम भी अब किनारे हो गए हैं। इस चुनाव में ना तो शिवपाल की चर्चा है ना मुलायम की। सोनिया ने बीमारी के चलते खुद को चुनाव प्रचार से करीब करीब दूर कर लिया है। अब युवाओं ने बुजुर्गों को दरकिनार कर अपने आप को आगे कर लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बुजुर्ग अब बेगाने हो गए हैं? देखिए ये खास रिपोर्ट। 5 राज्यों में चुनावी डंका बज चुका है। सियासी पार्टियां चुनावी रथ पर सवार होकर जनता के बीच जा रही हैं। चुनावी जंग में सालों से महारत हासिल करने वाले कई महारथी अब इस लड़ाई से बाहर हैं। वो महारथी जिन्होंने राजनीति के खेल में कितनों को चित किया है, लेकिन अब वो चुनावी महाभारत का हिस्सा नहीं है। जो कभी चुनाव का प्रभावशाली चेहरा हुआ करते थे, अब उनका पार्टी में ही प्रभाव नहीं। लगता है कि वो अब पार्टी के लिए बेगाने से हो गए हैं। 25 साल पहले कुश्ती के मैदान से राजनीतिक मैदान में कईयों को धूल चटाने वाले मुलायम सिंह यादव अब शायद स्टार प्रचारक भी नहीं रहे। राजनीति के खेल में माहिर मुलायम अब अपनों की आंखों में चुभने लगे हैं। राजनीति का शायद यही मिजाज हो गया है कि मुलायम जैसे माहिर भी अब चुनावी महाभारत से बाहर हो चुके हैं। मुलायम की मेहरबानी से पार्टी में सर्वे सर्वा का अधिकार रखने वाले शिवपाल यादव भी अखिलेश के अध्यक्ष बनते ही कंगाल हो गए। न तो पार्टी के प्रचारक हैं और न ही पार्टी में कोई वजूद। कभी मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी के बिना बीजेपी में पत्ता नहीं हिलता था। पार्टी इनकी अगुवाई में चुनाव जीतती थी और लड़ती थी, लेकिन अब ये वक्त आ गया कि इन्हें पार्टी ने प्रचारक भी नहीं बनाया। सबसे बड़े प्रदेश में चुनावी महाभारत में इनका कहीं भी नाम नहीं है। सोनिया कांग्रेस की सर्वे सर्वा है, लेकिन चुनावी प्रचार से अपने आप को दूर कर लिया है। कांग्रेस प्रचारकों में उनका नाम है, लेकिन प्रचार नहीं कर रही है। पंजाब कांग्रेस का एकमात्र चेहरा अमरिंदर सिंह का ये आखिरी चुनाव है। इसके बाद वो भी अलग हो जाएंगे। प्रकाश सिंह बादल, जो कि अकाली दल से है, वो भी आखिरी बार ही चुनावी महाभारत में मैदान मारने के लिए राजनीतिक दांव पेच लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब नई पीढ़ी ही चुनावी नाव को पार लगाएगी? क्या पुराने चावल अब किसी भी काम के नहीं बचे? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में अब प्रचार का शोर लगातार बढ़ता जा रहा है। जनता को नेता अब जनार्दन मानते नजर आ रहे हैं और उन्हें रिझाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इस कड़ी में आज मायावती बुलंदशहर और हाथरस में सभाएं करेंगी। मायावती लखनऊ की रेस जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं और इसी कवायद में वो धुआंधार चुनावी प्रचार कर रही हैं। हालांकि इस मेहनत का नतीजा क्या होगा, ये नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। तो यूपी में चुनाव के पहले चरण में पश्चिमी यूपी में वोट डाले जाएंगे और इस चरण के लिए सियासी जोर आजमाइश परवान पर है। बीते दिन बुधवार को मेरठ में मायावती ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान बीएसपी सुप्रीमो ने सपा और बीजेपी दोनों पर हमला बोला। मेरठ रैली के दौरान मायावती ने बीजेपी और सपा पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया तो कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि बीएसपी की सरकार बनी तो अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। बीएसपी की सरकार बन जाती है तो फिर सरकार बनने पर सर्वप्रथम यहाँ प्रदेश में सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट में सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का सफाया कर दिया जाएगा। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद लोगों के पलायन के मुद्दे पर मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला तो इस बात का ऐलान भी किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो सपा सरकार में बंद पड़ी योजनाओं को फिर से शुरू किया जाएगा। सड़क, स्वास्थ्य, अन्य और रोजमर्रा की सभी जरूरतों को भी समय से पूरा करवाया जाएगा। जो भी योजनाएं शुरू की गई थी तो उन्हें भी फिर से चालू किया जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में बीजेपी और सपा की मिलीभगत चल रही है। मायावती ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर लोगों को लैपटॉप और मोबाइल फोन बांटने की जगह जरूरतमंदों को सीधे आर्थिक मदद दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और विक्रम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, मायावती जो कवायद कर रही हैं चुनाव के मद्देनजर, खास तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, कितना जोर नजर आ रहा है, कितनी उम्मीदें बसपा के लिए?
देखिए, मायावती की अगर बात कही जाए तो वेस्ट यूपी में बहुजन समाज पार्टी का काफी ज्यादा जनाधार रहा हुआ है और यह हमेशा से रहा है कि बहुजन समाज पार्टी वहां पर अच्छी फाइट की है और अच्छा चुनाव लड़ी हुई है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी का जो अंदरूनी कलह मचा हुआ है उसको लेकर के मायावती एडवांटेज लेने की कोशिश में है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर जहां पर चौतरफा हमले सरकार के ऊपर हो रहे हैं और आज जहां पर रैली है बुलंदशहर में मायावती की, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर करता है कि वो जो NH-91 की जो घटना हुई थी उसको लेकर के वो लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे मायावती हमलावर जरूर रहेंगी। दूसरी बात अगर देखा जाए तो बुलंदशहर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में जहां पर उनकी रैली होनी है और इसके अलावा हाथरस में जहां पर उनकी रैली होनी है, उस पर मायावती जो है तमाम मसलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पे, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे रोजगार सृजन का मामला हो, या फिर आरक्षण का मामला हो, या फिर जो 15-15 लाख रुपए खाते में आने के मामले हो, उन मसलों को लेकर के जनता के बीच रूबरू होंगी, अपनी जनसभाएं करेंगी। मायावती को इस बात से समझा जा सकता है कि वो अपनी सरकार को बनाने के लिए इसलिए प्रतिबद्धता दर्शा रही हैं कि एक महीने में तकरीबन 75 रैलियां, यानी पर डे 2 रैलियों को उन्होंने प्रस्तावित रखा हुआ है कि 2 रैली रोज करनी है। तो इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि स्टार प्रचारक के तौर पे बहुजन समाज पार्टी को एक मजबूत कंटेस्टेंट के तौर पर दर्शाने के लिए मायावती एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। और चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होना है 11 फरवरी को, तो ये कोशिश भी है कि संदेश ये जाए कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले दिनों में बेहतर तरीके से काम करेगी। इलेक्शन मैनिफेस्टो मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी ने नहीं घोषित किया है, लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्शन मैनिफेस्टो अपनी जबान से ही बता रही हैं और ये कह रही हैं कि जो समाजवादी पार्टी के लोग लैपटॉप और मोबाइल फोन्स लोगों को देंगे तो वो जरूरतमंदों को उनके पास आर्थिक मदद भिजवाएंगी, किसानों के लिए बेहतर काम करेंगी। नए स्मारक जो मायावती जिसके लिए बदनाम रहा करती थी कि वो जब आती हैं तो पार्क, उसके बाद पत्थरों के तमाम मूर्तियां बनती हैं, उसको वो नहीं बनवाएंगी। उन्होंने बार बार इस पर जोर दिया है कि पिछले 2 बार के जो कार्यकाल रहे हुए हैं उसमें वो सारे काम करा दिए गए हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज है अपने मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच वो रूबरू हो रही हैं। दूसरी बात, उनके निशाने पर सपा, कांग्रेस का गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के समेत केंद्र की सरकार जो है वो सभी लोग हैं। तो कहीं ना कहीं मायावती ये संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि जो उत्तर प्रदेश का विकास है और उत्तम प्रदेश बनाने की जो व्यवस्था है वो बहुजन समाज पार्टी ही दे सकती है। अभिलाषा जी बिल्कुल, विक्रम बने रहेगा हमारे साथ। और सपा और बसपा के बाद बीजेपी की भी बात कर लें तो इनके चुनाव अभियान को बीजेपी आज जमकर टक्कर देने जा रही है। बीजेपी की ओर से आज केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र एटा, मैनपुरी, हाथरस और मथुरा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। तो वहीं बीजेपी सांसद हेमा मालिनी बागपत, मेरठ और गाजियाबाद में कमल खिलाने के अभियान में जुटेंगी। और इसके साथ बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ बदायूं, हाथरस, मथुरा और बुलंदशहर में जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। इन नामचीन नेताओं के साथ साथ बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मंगल पांडे आज लखनऊ के कुरारा मोहनलालगंज इलाके में जनसभा को संबोधित करेंगे। विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, बीजेपी कितना दमखम के साथ कैंपेन कर रही है और टक्कर देगी आज सपा और बसपा को? आज कई स्टार कैंपेनर होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और 14 साल के वनवास को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी की पूरी फहरिस्त जो है, जो स्टार प्रचारकों की फहरिस्त है, उसको एक तरीके से उतार दिया है, फलक पे उतार दिया है। हेमा मालिनी की बात कही जाए, योगी आदित्यनाथ की बात कही जाए जो फायर ब्रांड नेता हैं, इसके साथ में बिहार के मंगल पांडे जो हैं वो फायर ब्रांड नेता हैं, उनकी बात कही जाए, तमाम ऐसे नेता जो हैं वो आज चुनाव प्रचार करेंगे। जिसमें अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगाए सेंट्रल यूपी यानी उत्तर प्रदेश का मोहनलालगंज जो है, इन सभी जगहों पर चुनाव प्रचार करने की कोशिश और एक खाका तैयार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने 14 साल के वनवास को खत्म करने के लिए अभिलाषा ये पूरी की पूरी कवायद कर रही है। इसके साथ अगर देखा जाए तो पीएम रैली की भी तकरीबन 12 रैलियां उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान प्रस्तावित की गई हैं और कोशिश यही है कि चुनावी वैतरणी को किसी भी तरीके से पार किया जाए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भीतर जब से गठबंधन हुआ है उसके बाद से रणनीति बनने लगी थी कि अब स्टार कैंपेनर जो है भारतीय जनता पार्टी के वो अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करें। अगर आप चुनाव प्रचार की रणनीति पे अगर गौर करें तो गाजियाबाद की बात कही जाए, मथुरा की बात कही जाए, बागपत की बात कही जाए, इन तमाम जगहों पर स्टार कैंपेनर उतारे गए हैं। हेमा मालिनी का चेहरा कहीं ना कहीं भीड़ को आकर्षित करने के लिए, वो सांसद भी हैं मथुरा से, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जो फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, हिंदूवादी छवि के माने जाते हैं, उनकी अगर बात कही जाए, जनरल वीके सिंह की बात कही जाए, कलराज मिश्रा की बात कही जाए, ये तमाम ऐसे बड़े और कद्दावर नेता हैं जो केंद्र में एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं और लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं चल रही है उसके बारे में बेहतर तरीके से जानकारी दे पाएंगे, देने में सक्षम भी होंगे। और इन रैलियों के जरिए ये कोशिश भी होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं और जो कल का बजट आया है उसमें किस तरीके से गरीबों का ध्यान रखा गया। इससे ये लोग अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करेंगे और जनता का वोट बैंक अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे। अभिलाषा जी बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ विक्रम।
रुक कर लेते हैं पंजाब विधानसभा चुनाव का भी। आज वहां प्रचार का आखिरी दिन है और आज जनता को लुभाने का राजनेताओं के पास आखिरी मौका है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब के लंबी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। लंबी विधानसभा पर इस बार पूरे देश की नजर है। यहां से जहां अकाली उम्मीदवार और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल मैदान में हैं, तो वहीं उनके खिलाफ कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट अमरिंदर सिंह मैदान में हैं। अरुण जेटली ने बुधवार को संसद में आम बजट पेश किया। किसानों के लिए नई योजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, युवाओं के लिए सुविधाएं, गरीबों के लिए मकान और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा इस बजट की मुख्य बातें रहीं। वित्त मंत्री ने अपने बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव कर मध्यम वर्ग और वेतनभोगियों को कुछ राहत देने की कोशिश की है। साथ ही 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर अप्रैल से रोक लगाई जाएगी। नोटबंदी के बाद उम्मीदें तो बहुत थी कि लोगों को टैक्स के रूप में राहत मिलेगी। बजट में कुछ राहत मिली तो है, लेकिन ये उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन कर की दर में बदलाव किया गया है। अरुण जेटली ने नोटबंदी के दौरान हुए कष्ट के मद्देनजर ये छूट देने का ऐलान किया। I therefore propose to reduce the existing rate of taxation for individual assessees between the income 2.5 lakhs to 5 lakhs to 5% instead of the present rate of 10%. अब 2.5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक के स्लैब में टैक्स दर 5% कर दी गई है। पहले यह 10% थी। इसके बाद के स्लैब और दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी 5 से 10 लाख की आमदनी पर टैक्स दर 20% और 10 लाख से ज्यादा की आमदनी पर 30% टैक्स देना होगा। साथ ही सरचार्ज में भी बदलाव किया गया है। 50 लाख से 1 करोड़ की आमदनी पर 10% सरचार्ज और 1 करोड़ से ज्यादा की आमदनी पर 15% सरचार्ज देय होगा। In order to make good some loss of revenue on account of this relief, I propose to levy a surcharge of 10% of tax payable on this category of individual whose annual taxable income is between 50 lakhs and 1 crore. नई टैक्स दर को अगर ग्राफिक्स की मदद से समझे तो अगर आपकी आमदनी 3 लाख रुपए तक है तो छूट की वजह से आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपकी आमदनी 4 लाख रुपए है तो आपको 7,500 रुपए टैक्स देना होगा। अगर आमदनी 5 लाख रुपए है तो आपको 12,500 रुपए टैक्स देना होगा। अगर आपकी आमदनी 6 लाख रुपए है तो आपको 12,500 रुपए के साथ साथ 20,000 यानी कुल मिलाकर 32,500 रुपए टैक्स देना होगा। यदि आपकी आमदनी 7 लाख रुपए है तो आपको 32,500 के साथ साथ 20,000 रुपए यानी 52,500 रुपए टैक्स देना होगा। 8 लाख रुपए की आमदनी पर 72,500 रुपए, 9 लाख रुपए की आमदनी पर 92,500 रुपए और 10 लाख रुपए तक की आमदनी पर 1,12,500 रुपए टैक्स देना होगा। अगर आमदनी 11 लाख रुपए है तो 1,42,500 रुपए टैक्स देना होगा। 15 लाख तक की आमदनी पर 2,62,500 रुपए टैक्स देना होगा। हालांकि वेतनभोगी वर्ग को स्टैंडर्ड डिडक्शन और 80C और 80CCC के तहत मिलने वाली छूटों का कुछ फायदा और मिल सकता है। चूंकि वित्त मंत्री ने एक्साइज और कस्टम ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया है, इसलिए फिलहाल लोगों की जेब में कुछ अतिरिक्त पैसा रहेगा। लेकिन जुलाई में जीएसटी लागू होने के बाद ये फायदा बराबर हो सकता है, क्योंकि तब कई चीजों पर टैक्स दर मौजूदा दर से कम और कुछ चीजों पर मौजूदा दर से ज्यादा होगी। लेन देन में काले धन पर रोक लगाने के लिए वित्त मंत्री ने कुछ उपायों का ऐलान किया है। अब 3 लाख रुपए से ज्यादा का लेन देन नकद में नहीं हो सकेगा। माना जा रहा है कि इससे काले धन की उत्पत्ति पर रोक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वैसे 2017 का बजट एक मायने में सचमुच ऐतिहासिक रहा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया है कि राजनीतिक दलों को 2,000 रुपए से ज्यादा के चंदे को कैश में नहीं दिया जा सकता। 2,000 रुपए से ज्यादा का चंदा चेक या डिजिटल पेमेंट के जरिए ही किया जा सकेगा। Maximum amount of cash donation that a political party can receive will be 2,000 from any one source. विपक्ष की दबी हुई हंसी से साफ है कि उसे भी सबसे ज्यादा चंदा बटोरने वाली बीजेपी की सरकार से ऐसे कदम की उम्मीद न थी, जो खुद बीजेपी के लिए भी नुकसानदेह साबित हो। जेटली ने 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश लेन देन पर रोक लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए संबंधित कानून में जरूरी बदलाव करेगी।
उन्होंने बताया कि देश में पॉलिटिकल फंडिंग को साफ सुथरा बनाने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। In accordance with the suggestion made by the Election Commission, the maximum amount of cash donation that a political party can receive will be 2,000 from any one source. चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर कोई भी राजनीतिक दल किसी भी स्रोत से 2,000 रुपए से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं ले पाएगा। राजनीतिक दल 2,000 रुपए से ज्यादा का चंदा चेक अथवा डिजिटल मोड से ही ले पाएंगे। राजनीतिक चंदा देने वालों के लिए बॉन्ड जारी किए जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में सुधार किया जाएगा ताकि राजनीतिक चंदा देने वाले किसी भी ऑथोराइज्ड बैंक से ही बॉन्ड खरीद सकते हैं। सभी राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स एक्ट के तहत समय पर रिटर्न भरना होगा ताकि गड़बड़ियों की आशंका पूरी तरह खत्म हो जाए। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने के विरोध में अपना मत दिया है और 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट बंद होने के बावजूद राजनीतिक पार्टियों को पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने पर इनकम टैक्स की छूट दी गई थी। दरअसल आईटी एक्ट 1961 के सेक्शन 13A के तहत इन दलों को टैक्स में छूट प्राप्त है। ऐसे में सरकार से चुनावी चंदे में सुधार की उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन बजट में सरकार ने नकद चंदे की सीमा तय कर चंदे के अज्ञात स्रोतों पर पाबंदी लगा दी है। कुल चंदे का 65% हिस्सा इन अज्ञात स्रोतों से आता है। ये वो लोग हैं जो चंदे के बदले इन सियासी पार्टियों और सियासतदानों का ईमान खरीदते हैं और जमहूरियत का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे में सरकार के इस कदम की अब विपक्ष भी तारीफ कर रहा है। देखिए, जो भी पॉलिटिकल फंडिंग को साफ करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। हालांकि चुनाव सुधार से जुड़े कई अहम कदम उठाने जाने अभी बाकी है, लेकिन बदलाव की तरफ एक कदम की भी तारीफ की जानी चाहिए। अंशुमान त्रिपाठी के साथ सचिन शर्मा, APN। Political parties will be entitled to receive. इस बार बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेलवे के लिए 1,31,000 करोड़ का बजट आवंटन किया है। रेलवे सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए 1 लाख करोड़ का रेलवे सुरक्षा फंड बनाने का ऐलान किया है। किराया ना बढ़ा है ना घटा है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ई-टिकट बुकिंग से सर्विस चार्ज हटा लिया गया है। आजादी के बाद ये पहला मौका रहा जब रेल बजट आम बजट का हिस्सा बनकर सामने आया। सवाल ये था कि रेल मंत्री के रूप में अपने रेल बजट में मुसाफिरों को जो राहत सुरेश प्रभु नहीं दे पाए, क्या वित्त मंत्री अरुण जेटली वो राहत अपने बजट में देकर वाहवाही बटोरेंगे? लेकिन जेटली ने रेल किराए में कटौती का कोई रिस्क नहीं उठाया। राहत की बात शायद यही रही कि फिलहाल किराया महंगा भी नहीं हुआ है। अपने बजट में कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रहे वित्त मंत्री ई-टिकट बुकिंग करने वालों के लिए थोड़ी राहत जरूर लेकर आए। Railways will offer competitive ticket booking facility to the public at large. Service charges on e-tickets booked through IRCTC will be withdrawn. बजट में रेलवे को 1,31,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाया जाएगा। 3,500 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछेगी। 2019 तक सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाए जाएंगे। साथ ही 2020 तक सभी रेलवे क्रॉसिंग को मानव रहित बनाया जाएगा। बजट में रेलवे के लिए हुए प्रावधानों की प्रधानमंत्री के साथ रेल मंत्री ने भी तारीफ की, जबकि विपक्ष का कहना है कि आम बजट में विलय होने से रेल बजट की पहचान भी गई और हुआ भी कुछ नहीं। इस ऐतिहासिक बजट के लिए वित्त मंत्री के साथ साथ उनकी पूरी टीम भी अभिनंदन के अधिकारी है। ये बजट देश के विकास के लिए पिछले 2.5 वर्ष में जो कदम उठाए गए, जो फैसले लिए गए और भविष्य में और मजबूती के साथ आगे बढ़ने के इरादों के बीच ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इस बजट को मैं देख रहा हूं। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है कि रेलवे बजट को जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया है। इससे अब पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर उसको इंटीग्रेटेड प्लानिंग में मदद मिलेगी। देश में परिवहन से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति में रेलवे अब अपना योगदान और बेहतरीन तरीके से कर पाएगी। The growth will happen because of the huge investment that is happening. For example, railways, 1,31,000 crore is unprecedented in railways history. So this is a great step forward. We really welcome the budget. वो क्यों उन्होंने इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा,
अभी मुझे मालूम नहीं हो रहा, लेकिन ये जोड़ना ठीक नहीं था। वो बड़ी मछली छोटी मछली को निगली। रेलवे के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कानपुर में पुखराया जैसे ट्रेन हादसों को रोकना, जिसकी वजह शुरू में अनजान रहती है और फिर उसमें सीमा पार से आतंकी साजिश की बू सामने आती है। लोगों की माने तो वित्त मंत्री ने यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा को बेहतर बनाने का वादा तो किया है, लेकिन ऐसा हकीकत में होगा, ये बड़ा सवाल है। हमेशा लोग यही बजट निकालते हैं, कहते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। रेल बजट में दिया गया है जो 1 लाख करोड़ रुपए बता रहे हैं कि हम दे रहे हैं, लेकिन ये सब केवल कागजों के लिए होता है, न कि ये चीज सही होती है। साफ सफाई नहीं होती है ट्रेनों में, लेट रेसिपी ज्यादा चलती है ट्रेन। लोगों को डर ये भी है कि वित्त मंत्री ने फिलहाल किराया बढ़ोतरी का भले ही कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि मौजूदा विधानसभा चुनावों के बाद सुविधाओं के नाम पर मुसाफिरों की जेब पर किराए का कोई नया बोझ नहीं पड़ेगा। लखनऊ से खुर्रम निजामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और एक नजर डाल लेते हैं कि इस बार बजट में क्या कुछ हुआ महंगा और कौन सी चीजें हुई सस्ती। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि उत्पाद एवं सीमा शुल्क पर उनके प्रस्तावों से सरकारी खजाने को कोई खास लाभ या हानि नहीं होगी। उनका कहना था कि जल्दी ही GST लागू होने वाला है और ऐसे में मौजूदा ढांचे में अधिक बदलाव की जरूरत नहीं थी। जेटली ने कहा कि GST लागू होने से केंद्र और राज्य सरकारों को अधिक कर मिल सकता है, क्योंकि इससे कर का दायरा बढ़ेगा। वैसे हर बार की तरह इस बार भी बजट के बाद कुछ चीजें महंगी हुई तो कुछ चीजें सस्ती हुई हैं। पवन चक्की, RO, लेदर का सामान, काजू, सोलर पैनल, प्राकृतिक गैस, निकेल, बायोगैस, नायलॉन सस्ते होंगे। सस्ता घर देने का भी प्रयास किया गया है। टैक्स में मध्यम वर्ग को राहत देने का प्रयास है। भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा टैक्स मुक्त होगा। सौर ऊर्जा बैटरी और पैनल के विनिर्माण में काम करने वाले सोलर टेम्पर्ड ग्लास को सीमा शुल्क से छूट मिली है। दूसरी ओर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, पान मसाला, सिगरेट, LED बल्ब, चांदी का सामान, तंबाकू, हार्डवेयर, सिल्वर फॉइल, स्टील का सामान, ड्राई फ्रूट्स महंगा होगा। पान मसाला पर उत्पाद शुल्क 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है, जबकि तंबाकू पर 4.2 से बढ़ाकर लगभग दोगुना 8.3% कर दिया गया है। मोबाइल फोन विनिर्माण के काम करने वाली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर सीमा शुल्क 0 से बढ़ाकर 2% किया गया। LED बल्ब विनिर्माण में उपयोग होने वाले कलपुर्जों पर 5% की दर से मूल सीमा शुल्क और 6% प्रतिपूर्ति शुल्क लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो जहां सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने बजट को प्रगतिशील और पॉजिटिव बताया, वहीं विपक्ष ने इसे निराशाजनक करार दिया है। गांव और किसानों का बजट है, दूसरी ओर स्टार्टअप के जरिए युवा प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सारी संभावना तराशने वाला बजट है। इनकम टैक्स में रियायत के द्वारा मध्यम वर्ग को बहुत बड़ा फायदा दिलाने वाला बजट है। राजनीतिक दलों की चंदा लेने की जो कैश में चंदा लेने की सीमा थी, उसको 20,000 से घटाकर 2,000 कर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने एक नए युग की शुरुआत की है। हर साल बजट पेश करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है आपको? पिछले साल जो कुछ हुआ, कितने कामयाब हो गए आप उसमें? और क्या पिछले बजट में आपने किया था ऐलान कि हम डिमोनेटाइजेशन करेंगे? इनकम टैक्स की जो लिमिट है वो बढ़ाएं। आज मैंने पढ़ा कि 3 लाख तक वो करना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ 5 लाख तक होनी चाहिए। पहले जो इलेक्शन फंडिंग रिफॉर्म के बारे आपने पूछा, इसको मैं कुछ सालों से मैं लिखा हूं इलेक्शन कमीशन को, लॉ कमीशन को, बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखा हूं अखबारों में, मैगजीन्स में। मैं इसको स्वागत करता हूं। थ्रस्ट दिया गया है ग्रामीण क्षेत्र पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मैं उसको भी स्वागत करता हूं। सबसे पीड़ित होते हैं टैक्स सिस्टम से, उनको और छोटे बिजनेसेस को, छोटे व्यापारियों को जो रिलैक्सेशन दी गई है, मैं इसको बहुत स्वागत करता हूं। झटका सरकार ने गरीबों को मारा। एक्सपेक्टेशन थी कि किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए कुछ किया जाए, मगर कोई क्लियर विजन नहीं दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े भाषण किए हैं। पिछले साल कितना 1.5 लाख, हाउ मेनी पीपल? 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। ठीक है, दिस इज अ शेमफुल थिंग।
ठीक है, 2 करोड़ की बात की थी, इस पे एक बात नहीं बोली। FDI है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, अब मेकिंग इंडिया, और 2 करोड़ नौजवानों को बोले थे हर साल नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कहीं कोई चीज का जिक्र नहीं है। नोटबंदी से जो हालात खराब हुए, तमाम बिजनेस व्यवसाय ठप पड़ गया, इनके नोटबंदी की वजह से बिल्कुल देश तो पीछे गया ही, GDP भी घटा ही, उदासी की तरफ चला गया। मुंबई के बीएमसी चुनाव को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां अब अंतिम तैयारी के मूड में हैं। बीजेपी जहां आज उम्मीदवारों की अपनी अंतिम लिस्ट जारी करेगी, वहीं बीएमसी चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर देगी। मुंबई में मनसे और शिवसेना के बीच गठबंधन की बात महज चुनावी जुमला बनकर रह गई है। वहीं एनसीपी और कांग्रेस पहले से ही अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। 3 फरवरी नामांकन की आखिरी तारीख है। तो बीएमसी के चुनाव के लिए अब आखिरी तैयारी सभी पार्टियां कर रही हैं और आज बीजेपी अपनी आखिरी लिस्ट कैंडिडेट्स की जारी कर देगी, साथ ही पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो भी जारी कर देगी। तो चुनावी घोषणा पत्र आज बीजेपी का सामने आ जाएगा। वही गठबंधन में अगर चुनाव लड़ने की बात करें तो ऐसा काफी लंबे वक्त के बाद होगा कि सब अलग अलग राह पर चल रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना के बीच कोई गठबंधन नहीं हुआ है। वही शिवसेना और मनसे के बीच गठबंधन की कुछ बातें चल रही थी, लेकिन इसे अब सिर्फ एक चुनावी जुमला ही बताया जा रहा है। ज्योति मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ज्योति, किस तरह की तैयारी है बीएमसी चुनाव को लेकर और क्या सभी पार्टियां अलग अलग ही इस बार चुनाव मैदान में उतर रही हैं, किसी भी गठबंधन की कोई संभावना नहीं? जी, बीएमसी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अंतिम निर्णय लेने के मूड में है। जहां बीजेपी आज आखिरी लिस्ट जारी करने वाली है, वहीं आज बीएमसी चुनाव का अपना मैनिफेस्टो भी जारी करेगी। अगर हम मनसे और शिवसेना के गठबंधन की बात करें तो वो केवल चुनावी जुमला बनकर रह गया है। एनसीपी और कांग्रेस पहले से ही अलग अलग चुनाव लड़ रही है और 3 फरवरी नामांकन की आखिरी तारीख है, जिसके पहले आज सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करेगी। अगर हम मुंबई महानगर पालिका की बात करें तो मुंबई महानगर पालिका सबसे बड़ी और सबसे धनी महानगर पालिका है, जिसकी सत्ता पाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच संघर्ष और राजनीतिक दंगल शुरू हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि तकरीबन 20 साल से ज़्यादा बीजेपी और शिवसेना का वर्चस्व रहा है, तो ऐसे में किसके सर तमका बंधेगा। चलिए, शुक्रिया आपका ज्योति पूरी जानकारी हमें देने के लिए। आइए झारखंड का हम रुख कर ले। वहां बजट सत्र जारी है और आज उसका 11वां दिन है। प्रश्नकाल के बाद वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए शिक्षा विभाग के बजट पर सदन में चर्चा होगी और पिछले 10 दिनों के सदन के अंदर विपक्ष खासकर झामुमो CPT एक्ट में संशोधन के खिलाफ सदन को बाधित कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि आज भी विपक्ष के तेवर तल्ख हो सकते हैं। और इसके अलावा क्या कुछ बड़ी खबरें हैं झारखंड की, ये जानने के लिए रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी ज्ञान रंजन का। रांची में हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। ज्ञान रंजन, क्या कुछ है बजट को लेकर खास और इसके अलावा बड़ी खबरें झारखंड से? जी, झारखंड के खबरों की बात की जाए तो आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 11वां दिन है। बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के बाद शिक्षा विभाग के वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट पर चर्चा होनी है। हालांकि जो स्थिति देखी जा रही है, पिछले 10 दिनों से जो सदन का आलम था उसमें एक भी प्रश्न नहीं आए, एक भी सवाल नहीं आए और खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के विरोध के द्वारा इस तरह की स्थिति सदन के भीतर उत्पन्न हुई है। हालांकि अन्य विपक्षी दलों की बात करें, कांग्रेस हो, झारखंड विकास मोर्चा हो या फिर अन्य निर्दलीय विधायक हो जो विपक्ष में बैठते हैं, अगर सबकी बातें करें तो सभी चाहते हैं सदन चले, सदन में सवाल आए, जनता के सवाल को उठाया जाए, उसका जवाब सरकार से लिया जाए ताकि जनहित में काम हो सके। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के रुख से काफी निराशा जहां सदन के भीतर सत्ता पक्ष के विधायकों को हो रही है, वहीं विपक्ष के भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर अन्य विधायकों को काफी निराशा हो रही है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसके 19 विधायक हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि जो स्थिति झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों के द्वारा बनाई जा रही है उससे सदन को चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। क्योंकि ज्यों ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हंगामा करते हुए वेल में आ जाते हैं और इसके बाद सदन कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। तो जो स्थिति बनी है झारखंड विधानसभा के भीतर पिछले 10 दिनों में, वो स्थिति जो है सो जनता के सवाल का के लिए कुछ
आप बने रहिएगा हमारे साथ। इधर CNT SPT एक्ट में संशोधन के खिलाफ और स्थानीय नीति के विरोध में झामुमो आज झारखंड की राजधानी झारखंड के दुमका में रैली करने वाली है और रैली में शामिल होने के लिए झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन सहित पार्टी के विधायक सांसद दुमका पहुंच चुके हैं। ज्ञान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्ञान, क्या है पूरा मसला? सभी सीनियर नेता झामुमो के पहुंच रहे हैं दुमका। दूसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा सदन के भीतर हंगामा कर रहा है, उसी तरह से सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करने की जो चेतावनी दी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने CNT SPT एक्ट में संशोधन और स्थानीय नीति को लेकर, उसी कड़ी में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा उपराजधानी दुमका में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। मुख्य मुद्दा इसमें CNT SPT एक्ट में संशोधन और स्थानीय नीति में संशोधन की बात है। और इस बैठक को इस रैली को लेकर, माफ कीजिएगा, इस रैली को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन सहित कई विधायक सांसद दुमका पहुंच चुके हैं और ये रैली आज 10-11 बजे से शुरू होगी और इसमें जो है सो हुंकार भरा जाएगा, लोगों को गोलबंद किया जाएगा CNT SPT। चलिए ज्ञान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए झारखंड से जुड़ी खबरों पर। और अब बात क्रिकेट की कर लें। यजुवेंद्र चहल की जबरदस्त बॉलिंग और रैना धोनी की शानदार बैटिंग की मदद से भारत ने T20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में इंग्लैंड को 75 रनों से हरा दिया है। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 202 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 16.3 ओवर में 127 रन पर ही आउट हो गई। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने T20 सीरीज में 2-1 से अपने नाम कर ली है सीरीज और भारत ने इंग्लैंड को पहली बार T20 सीरीज में हराया है। भारत की ओर से यजुवेंद्र चहल ने करियर का बेस्ट बॉलिंग करते हुए 4 ओवर में 25 रन देकर 6 विकेट झटके और इंग्लैंड की टीम ने अपने आखिरी 8 विकेट केवल 8 रन के अंदर खो दिए। और आइए अब देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी हुई खबरें इलेक्शन एक्सप्रेस में। उत्तर प्रदेश में अभी तक तो बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ही चर्चित थे, लेकिन उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी भी अब चर्चा में आ गए हैं। बसपा के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद अफजाल अंसारी मंच से नीचे उतरे और अपने कार्यकर्ता से जूता मंगवाकर उसे पहनाने को कहा, जिसके बाद कार्यकर्ता ने उन्हें जूता पहनाया। हापुड़ में रैली को संबोधित करते हुए सीएम अखिलेश यादव ने गठबंधन को फायदे का साथ बताते हुए कहा कि अब आपकी साइकिल के साथ कांग्रेस का हाथ भी है, अब साइकिल और ज्यादा तेजी से चलेगी। वहीं बीजेपी और बीएसपी पर जमकर निशाना साधा अखिलेश ने कहा, बीजेपी मरने के लिए लाइन में छोड़ देती है तो वहीं बीएसपी नकदी लेकर टिकट देती है। मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों पर रहेगा। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपने बयान में सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने से साफ इनकार किया था और अपने समर्थकों को कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट उतार चुनाव लड़ने की बात कही थी। सपा में जारी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई के बीच मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव के बाद यादव परिवार का एक और सदस्य राजनीति में उतर चुका है। अखिलेश ने इस विधानसभा चुनाव में अपने चचेरे भाई अनुराग यादव को मौका दिया है। अनुराग ने मंगलवार को लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से नामांकन दाखिल किया है। सूबे में आचार संहिता के लागू होने के बाद जहां प्रचार प्रसार पर सख्ती बरती जा रही है, तो वहीं बसपा पार्टी के दिव्यापुर विधानसभा के प्रत्याशी रामकुमार अवस्थी अपने पार्टी कार्यालय में बेखौफ होकर आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कार्यालय की दीवारों को पूरी तरह से पार्टी के प्रचार से रंग दिया गया है और वहीं कार्यालय पर झंडों की मालाएं लटकाई गई हैं। बुलंदशहर में चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए नेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे। नोटबंदी के बावजूद वोटरों को लुभाने के लिए बकायदा लंगर लगाए गए हैं। ये तस्वीरें बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र की है, जहां वोटरों को लुभाने के लिए भाड़े के वोटर इकट्ठा किए गए। मायावती ने मेरठ में आज चुनावी हुंकार भरते हुए बीजेपी, कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन सबके वक्त में लोगों का पलायन हुआ है, लेकिन अगर बसपा सत्ता में आती है तो हम पलायन नहीं होने देंगे। इसके साथ मायावती ने सपा
ये लैपटॉप मोबाइल बांटने पर भी तंज कसा और कहा, हम सीधे जनता को नकद फायदा पहुंचाएंगे। बाजपुर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे यशपाल आर्य ने अपना चुनावी प्रचार तेज कर दिया। अपने प्रचार के दौरान बाजपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कुंडेश्वरी में यशपाल आर्य ने नुक्कड़ सभा की और इस दौरान यशपाल आर्य ने कहा कि समाज का हर वर्ग उनके समर्थन में है। पौड़ी विधानसभा से कांग्रेस और यूकेडी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल करने के बाद पौड़ी में ही अपना आवास और कार्यालय खोलकर जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनने का दावा किया है। दोनों प्रत्याशियों का कहना है कि पौड़ी की जनता को अब तक निराशा ही हाथ लगी है। यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी नवल किशोर और यूकेडी के प्रत्याशी वीर प्रताप आर्य हैं। काशीपुर में चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। विधानसभा चुनाव की वोटिंग को लेकर प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान काशीपुर के अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर भी चेकिंग हुई।